अब आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, अभी तक तुमने पढ़ लिया है कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के क्या लाभ हैं, क्या कमियां हैं उसकी, कैसे कमियों को दूर करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये सब चीजें तुमने पढ़ ली। अब आता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो हम जैसे कि नोट्स भी तुम्हें दे चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और उपचयन अभिक्रियाएं। तो ये 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं तुम्हारे कोर्स में हैं। तो पहली क्रिया है इसमें संयोजन अभिक्रिया। ठीक, तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? योग का मतलब जानते हो, इसको योगात्मक क्रियाएं भी कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को योगात्मक क्रियाएं भी कहते हैं। योग माने क्या होता है? जोड़। ठीक, जैसे हम 1 में 2 को जोड़े तो कितना आएगा उत्तर? 3। ठीक, 3 2 + 3 + 5 इसको जोड़े तो कितना आएगा? 10। ठीक, 1 + 2 + 3 + 4 इसको जोड़े तो कितना आएगा? 10। अब यहां पर हमको क्या दिख रहा है? योग का मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर मैं 2 संख्याएं जोड़ी, उत्तर में कितनी संख्याएं बनी? 1 संख्या केवल। ठीक, फिर हमने 2 संख्याएं जोड़ी या 3 संख्याएं जोड़ी तो कितना उत्तर में कितनी संख्याएं आई? 1 संख्या केवल, वो है 10। वो है 10, एक ही संख्या तो है 10। इधर हमने जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ये 4 संख्याएं हमने जोड़ी, उत्तर कितना आया? 10। ये कितनी संख्याएं हैं? 1 संख्या। एक संख्या। कितनी संख्याएं हुई? 1 संख्या हुई। वो संख्या कौन सी है? 10। तो यानी हम योग का मतलब होता है कि कितनी भी संख्याएं हम जोड़ लें, जोड़ में कितनी संख्याएं आएंगी? 1 संख्या। उन सबको जोड़ करके कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 1 संख्या बन जाएगी। ठीक है ना? जैसे यहां पर हमने 1 और 2 को जोड़ा तो 1 संख्या बन गई, 2 और 3 और 5 3 संख्याओं को जोड़ा तो 1 संख्या बन गई, 4 संख्याओं को जोड़ा तो भी 1 संख्या बन गई। हम 20 संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी जोड़ करके कोई एक ही संख्या बनेगी। ठीक है, तो यानी जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं वो भी ऐसी ही होती हैं कि जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के फलस्वरूप कितने पदार्थ बनते हैं? केवल 1 पदार्थ बनता है। 2 पदार्थ नहीं बनते, आपस में क्रिया करते हैं या 2 से ज्यादा भी क्रिया कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो जो क्रिया के पश्चात कितने पदार्थ बनेंगे? केवल 1। क्रिया के पश्चात 2 पदार्थ नहीं बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे। तो ऐसी क्रियाओं को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रियाएं। जैसे हमने जोड़ा कार्बन को और ऑक्सीजन को। ठीक, कितने पदार्थ हैं यहां पर? कितने पदार्थ हैं? 2। एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, 2 पदार्थ हैं। ये दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया? CO2। तो CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कितने पदार्थ बने? एक ही पदार्थ बना, केवल एक ही पदार्थ बना। 2 पदार्थ थे, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों जुड़ गए और कितने पदार्थ बने? केवल 1 पदार्थ बना। एक पदार्थ ये था, एक पदार्थ ये था, दोनों जुड़ गए, कितने पदार्थ बने? 1 पदार्थ, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब 2 पदार्थ जुड़े और 1 पदार्थ बन गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO। ठीक, CO जी सर। और इसमें इसकी क्रिया हम कराते हैं Cl2 से, यानी क्लोरीन से, तो बन जाता है COCl2। अब देखो 2 पदार्थ यहां पर भी क्रिया कर रहे हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक क्लोरीन। तो अभिक्रिया के बाद कितने पदार्थ बन रहे हैं? केवल 1 पदार्थ। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? 2 पदार्थ जुड़ करके 1 पदार्थ बना रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होती है कि कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर जुड़ करके
केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि इसमें भी देखो, अमोनिया है ये एक पदार्थ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड जब परस्पर क्रिया कर रहे हैं तो कितने पदार्थ क्रिया कर रहे हैं? दो, एक ये है और एक ये है। कितने पदार्थ बन रहे हैं? एक ही पदार्थ बन रहा है केवल। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की संयोजन क्रिया है। तो कहीं पर भी कोई भी ऐसी क्रिया तुम्हें दिखाई दे जहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ रहे हो और जुड़ करके केवल एक ही पदार्थ बनता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद आता है नंबर दूसरी क्रिया आती है, हाँ दूसरी क्रिया आती है वियोजन। दूसरी क्रिया कहलाती है वियोजन क्रिया। वियोजन। संयोजन मतलब क्या होता था? जुड़ना। दो पदार्थ जुड़ गए और एक पदार्थ बन गया, तो वो क्रिया क्या हुई? संयोजन की क्रिया। तो संयोजन का उल्टा हो जाएगा वियोजन। अब उल्टा क्या होगा? दो पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ बना रहे थे, तो इसका उल्टा क्या होगा? कोई एक पदार्थ जो होगा वो टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा। कोई पदार्थ होगा जो टूट जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ बनेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो दो चीजें बनती हैं, एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनता है CO2। तो एक पदार्थ था ये, इसको जब हमने गर्म कर दिया, त्रिभुज का निशान क्या होता है? गर्म करने के लिए ऊष्मा दी हमने इसको, तो क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो ये कैसी क्रिया हुई? वियोजन की क्रिया हुई। क्यों वियोजन की क्रिया हुई? क्योंकि एक ही पदार्थ था। क्रिया के बाद ये कितने पदार्थों में टूट गया? दो पदार्थों में। एक बना कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और एक बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कोई एक पदार्थ किसी कारण से, ताप से, दाब से, प्रकाश से, बिजली प्रवाहित करने पर, किसी भी कारण से जब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो ऐसी क्रियाओं को कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। तो संयोजन और वियोजन दोनों क्रियाएं क्या होती हैं? एक दूसरे की बिल्कुल उल्टन में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ के एक पदार्थ बनाते हैं, और वियोजन में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। बिल्कुल जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। अब जो वियोजन क्रियाएं हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। पहली क्रिया होती है ऊष्मीय वियोजन, या ऊष्मीय, इसको अपघटन क्रियाएं भी कहते हैं। ऊष्मीय, जो सर जी ऊष्मा से अलग है। हाँ, ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हमने तुमको क्रिया बताई थी CaCO3 वाली, तो इसमें हमने क्या किया था? इसको गर्म किया था। तो गर्म किया था जी सर। इसको गर्म किया था तो क्या बन गया था? CaO और CO2 बन गया था। तो यहाँ पर वियोजन क्रिया हो रही है, लेकिन ये वियोजन क्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि गर्म कर रहे हैं हम पदार्थ को। तो जब कोई वियोजन क्रिया गर्म करने पर होती है तो ऐसे वियोजन को हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। आई बात समझ में? ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन। यानी कोई पदार्थ जब हम गर्म करने पर टूट जाता है, देखो टूट जाना वियोजन कहलाता है। कैसे टूटा? ऊष्मा के कारण, तो वो कहलाएगा ऊष्मीय वियोजन। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम फेरस सल्फेट को गर्म करें, फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो बन जाता है, देखो इसमें तीन पदार्थ बनते हैं। एक तो बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये जब टूटता है तो तीन प्रकार के पदार्थ बनते हैं। तो एक पदार्थ है ये, और टूट करके कितने पदार्थ बन रहे हैं? एक, दो और ये तीन। ठीक। तो ये भी कैसी क्रिया हुई? वियोजन क्रिया हुई, क्योंकि एक पदार्थ टूट रहा है और तीन पदार्थ बन रहे हैं। क्यों टूट रहा है? गर्म करने पर टूट रहा है। तो गर्म करने पर टूट रहा है, इसलिए कौन सा वियोजन होगा? ये ऊष्मीय वियोजन होगा। तो पहली प्रकार की जो वियोजन क्रिया है वो हो गई ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, क्लियर हुई? अब दूसरी क्रिया, दूसरा वियोजन होता है विद्युत वियोजन। दूसरा होता है विद्युत वियोजन। विद्युत मतलब बिजली। तो विद्युत
यानी अभी कैसा था, ऊष्मीय था, ऊष्मीय मतलब गर्म करने पर था। अब विद्युत का मतलब उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो टूट जाता है। वियोजन का मतलब टूट जाना। कैसे टूटे? विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत द्वारा। ये बिजली प्रवाहित करने पर अगर कोई पदार्थ टूट जाए तो उसको हम कहेंगे विद्युत वियोजन। जैसे पानी, यस सर। पानी में अगर थोड़ा सा अम्ल डाल करके उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन बनती है और ऑक्सीजन बनती है। ठीक, तो पानी बनता कैसे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से ही पानी बनता है। तो जब ये पानी टूटेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगी और ऑक्सीजन बनेगा। तो ये टूटने की क्रिया हो रही है, तो ये, हाँ, क्योंकि पानी का अणु क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पानी का जो अणु है टूट रहा है, तो इसलिए कौन सा क्या क्रिया होगी? ये वियोजन क्रिया होगी। क्यों टूट रहा है? विद्युत धारा के कारण। तो इसलिए विद्युत धारा की वजह से टूट रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित करने की वजह से टूट रहा है, इसलिए ये क्या होगा? विद्युत वियोजन होगा। ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड होता है एक पदार्थ, पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl। इसको जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। इसमें भी हम विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो यहां पर भी क्या है, एक पदार्थ है पोटेशियम क्लोराइड, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम बनता है और क्लोरीन बनती है। तो दो पदार्थ बन जाते हैं इसमें भी। तो पदार्थ टूट रहा है, इसलिए ये वियोजन होगा। क्यों टूट रहा है? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इसलिए ये कैसा वियोजन होगा? विद्युत वियोजन होगा। विद्युत वियोजन। हाँ, तो दूसरी क्रिया हुई विद्युत वियोजन। पहली क्रिया कौन सी थी? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन। दूसरी क्रिया हुई विद्युत वियोजन। तीसरी क्रिया होती है प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन। प्रकाश अपघटन। अब यहाँ पर अपघटन या वियोजन एक ही बात होती है। तो अब अपघटन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? प्रकाश के कारण। ठीक, अपघटन वियोजन, अपघटन या वियोजन के पहले जो शब्द लगा होगा इसका मतलब उसकी वजह से वो काम हो रहा है, प्रकाश की वजह से वो टूट रहा है। तो इस ऐसी क्रियाओं को हम कहेंगे प्रकाश अपघटन। हाँ, या फोटोलिसिस कहते हैं इसको। जैसे एक उसमें देखो, हमने समीकरण लिख के भेजी है तुमको, जो उसमें लिखा है कि AgCl, ये होता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक, AgCl को हम जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो ये टूट जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक, तो ये क्रिया कैसी हुई? यहां पर लिख देंगे हम सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक, तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? टूटने की क्रिया हो रही है। तो ये क्या है? अपघटन है। और क्यों टूट रहा है? सूर्य के प्रकाश की वजह से। तो इसलिए कौन सा अपघटन होगा? प्रकाश अपघटन। ठीक, प्रकाश अपघटन। तो ये तीसरे प्रकार की वियोजन क्रिया हुई जिसको कहते हैं हम प्रकाश अपघटन या फोटोलिसिस कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की वियोजन क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी हुई? ऊष्मीय वियोजन, दूसरी विद्युत वियोजन, और तीसरी प्रकाश अपघटन। प्रकाश वियोजन। प्रकाश अपघटन। तो कुल तीन प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें पदार्थ टूटता है अलग अलग कारणों से और दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरी क्रिया खत्म हुई, वियोजन की क्रिया। पहली क्रिया कौन सी थी? संयोजन की या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो ये दोनों क्रियाएं ठीक से समझ में आई? हाँ, ये दोनों क्रियाएं ठीक से समझ में आई? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन तो सबसे आसान है, ये दोनों ही क्रियाएं बहुत आसान है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब कोई चीज जुड़ेगी, जोड़ने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए कि नहीं? यस सर। किसी चीज को जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए कम से कम दो चीजें होंगी, तभी तो तुम जोड़ोगे। अकेली चीज को क्या जोड़ोगे? कॉम्बिनेशन या एडिशन। हाँ, तो दो चीजें होंगी, कम से कम दो चीजें होनी चाहिए ना। तो जब दो हो या दो से ज्यादा हो, उन्हीं को तो तुम आपस में जोड़ोगे। और जब सबको जोड़ दोगे तो कितनी चीजें बनेंगी? केवल एक चीज बनेगी।
तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर जुड़ करके केवल एक ही पदार्थ बनाए। एक ही पदार्थ बनाते हैं। यस सर। केवल एक ही पदार्थ बनना चाहिए, जुड़े चाहे जितने पदार्थ, 2 जुड़े, 3 जुड़े, 4 जुड़े, 5 जुड़े, लेकिन सब जुड़ करके कितने बन जाएंगे? एक पदार्थ, एक ही पदार्थ बनेगा। तो ऐसी क्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ के एक पदार्थ बनाते हैं तो उसको कहते हैं संयोजन। जब कोई एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसको हम कहते हैं वियोजन। तो संयोजन और वियोजन दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट क्रियाएं होती हैं, उल्टी क्रियाएं होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक, उसके बाद फिर तीसरी क्रिया आती है। इस तीसरी क्रिया को कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन का मतलब होता है किसी की जगह से किसी को हटा देना। जैसे तुम कुर्सी पे बैठे हो, तुमको आके कोई हटा दे, तुमको हटा करके खुद बैठ जाए अपनी जगह पर, आकर तुम्हारी जगह पे आकर के, तो क्या हुआ? उसने तुमको विस्थापित कर दिया। तो ऐसी ये क्रिया कौन सी हुई? विस्थापन की क्रिया। यस सर। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो विस्थापन का मतलब समझ में आया? हाँ, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। तो जो अधिक क्रियाशील होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, वो कम ताकतवर को हटा देगा वहां से, उसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा। जैसे एक क्रिया है CuSO4, ये कॉपर सल्फेट होता है। इसकी क्रिया जब हम लोहे से कराते हैं तो लोहा जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, तो वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है और उसकी जगह पर खुद बैठ जाता है। देखो इसमें क्या दिख रहा है, ये CuSO4 है, ठीक दिख रहा है? यस सर, यस सर। तो ये CuSO4 है और इसकी क्रिया किससे कराई गई? Fe। तो Fe जो होता है वो यानी आयरन, Fe यानी लोहा। तो ये आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ आता है और यहाँ से कॉपर को निकाल के बाहर कर देता है और खुद इसकी जगह पर बैठ जाता है। तो जब Fe यहाँ से आकर के यहाँ बैठ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये FeSO4, ये FeSO4 बन गया। कॉपर क्या हुआ? ये बेचारा, हाँ, कॉपर की जगह पर Fe आ जाएगा ना। कॉपर यहाँ से हटेगा तो जगह खाली होगी, कॉपर को धक्का देगा तो जगह खाली होगी, तो उसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा आकर के यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बन जाएगा ये FeSO4 और कॉपर बेचारा अकेला अलग रह जाएगा, तो वो किनारे अलग चला जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हुआ? लोहे ने यानी आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया। लोहे ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह पर खुद बैठ गया यहाँ पर आकर के। यहाँ पर पहले SO4 के पहले क्या था? यहाँ Cu लगा था। SO4 के पहले यहाँ पर क्या लगा है? Cu लगा है। अब जब बन रहा है जो नया पदार्थ, उसमें क्या लगा है? वहां पर Fe लग गया। तो Fe ने क्या किया? Cu को हटा दिया, Cu बेचारा किनारे चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्रियाएं होती हैं ये कहलाती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा करके उसकी जगह पर खुद बैठ जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ऐसे एक और क्रिया है, जैसे CuSO4 को ही अगर हम CuSO4 की क्रिया अगर हम Zn से कराते हैं तो Zn यानी जिंक। तो जिंक जो होता है ये भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ये भी कॉपर को हटा देता है तो उसकी जगह पे खुद लग जाता है, तो ZnSO4 बन जाता है और कॉपर फिर बेचारा अलग हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जिंक जो था वो क्या अधिक क्रियाशील था और इसने क्या किया? कॉपर को यहाँ से धक्का दिया और ये कॉपर अलग चला गया और कॉपर की जगह पर यहाँ पर खुद आकर के बैठ गया। ठीक, तो ये बन गया ZnSO4 और कॉपर अलग हो गया। तो ये भी कौन सी क्रिया हुई? विस्थापन की अभिक्रिया हुई। उसी प्रकार से एक क्रिया और होती है कॉपर क्लोराइड की। कॉपर बेचारा बहुत कमजोर आदमी है, रचित की तरीके से, और वही हटाया जाता है, हर बार लगाया जाता है। Pb, हाँ, तो Pb भी ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से। तो क्या करता है? कॉपर जो होता है, Pb जो होता है वो कॉपर को यहाँ से हटा देता है और कॉपर अलग हो जाता है, वही बन जाता है PbCl2
और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी कौन सी क्रिया हुई, ये भी प्रतिस्थापन की क्रिया हुई, क्योंकि यहां पर पीबी ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया। ठीक, कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व या समूह को उसके स्थान से हटा करके उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। फिर है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अब जैसे विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, वैसे चौथी क्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अब द्विविस्थापन, द्वि माने क्या होता है, दो। द्वि का मतलब क्या हुआ, दो। द्वि माने होता है दो। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब जब किसी पदार्थ में अपने अवयवों की अदला बदली हो जाए, दोनों टूटें, दोनों के स्थानों में आपस में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी क्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। घटकों की अदला बदली हो जाती है, यानी कोई पदार्थ दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, कोई दूसरा पदार्थ है वो भी दो चीजों से मिलकर के बना हुआ, दोनों क्या हुआ, अपने अपने एक एक चीज को दोनों ने बदल लिया। जैसे सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ये कोई एक पदार्थ होता है, इसकी क्रिया अगर हम बेरियम क्लोराइड से कराएं BaCl2 तो बनता है NaCl प्लस BaSO4। ठीक, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, NaSO4 इसमें दो चीजें हैं, इसके दो हिस्से करो, सोडियम और ये सल्फेट। ठीक, ऐसे ही यहां पर इसके दो हिस्से करो, बेरियम और क्लोरीन। अब इसमें क्या होता है कि सोडियम जो होता है वो क्लोरीन से जुड़ जाता है और बेरियम जो होता है वो सल्फेट से जुड़ जाता है। तो अब यहां पर सल्फेट हट जाएगा, सल्फेट की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा यहां पर, और ये क्लोरीन जो यहां से हटेगा वो जाकर के सल्फेट की जगह पर पहुंच जाएगा। सल्फेट जो होगा, सल्फेट जो होगा वो क्लोरीन की जगह पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, ये दो नए पदार्थ बन जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों पदार्थ टूट रहे हैं, ये पदार्थ यहां से टूट हुआ या ये पदार्थ यहां से टूट गया, दोनों ने अपने घटकों की अदला बदली कर ली। इसके दो घटक हुए, एक ये और एक ये, इसके दो घटक हुए, एक ये और एक ये। इन्होंने क्या किया, अपने अपने साथी बदल लिए ना। हेलो, बदली कर ली। हाँ, तो इनके क्या हुए, इनके दोनों के साथी बदल गए ना, अदला बदली हो गई इन दोनों की। तो इसलिए क्या, कैसी क्रिया कहलाएगी, ये क्रिया कहलाएगी द्विविस्थापन, यानी दोनों जगहों पर विस्थापन हुआ। इस पदार्थ में भी विस्थापन हुआ और इस पदार्थ में भी विस्थापन हुआ, दोनों ने अपनी अपनी जगह बदल ली। तो ये क्रिया कहलाएगी द्विविस्थापन की अभिक्रिया। ऐसे ही दूसरी क्रिया एक है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इसकी क्रिया जब कराई जाती है सोडियम क्लोराइड से NaCl तो बन जाता है NaNO3 प्लस AgCl। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो Ag और NO3 ये दो हिस्से हो गए, Na और Cl ये दो हिस्से हो गए। Na के साथ NO3 जुड़ गया और Ag के साथ में Cl जुड़ गया। तो इस प्रकार से दोनों के घटकों की अदला बदली हो गई, आपस में दोनों के साथी बदल गए। तो ये क्रिया कैसी हुई, द्विविस्थापन, दोनों में विस्थापन हो गया, इसमें भी विस्थापन हुआ और इसमें भी विस्थापन हुआ, यहां पर इसमें भी विस्थापन हुआ और इसमें भी विस्थापन हुआ। तो इसलिए इसको कहते हैं द्विविस्थापन की अभिक्रिया। जैसे मान लो एक सीट पे बैठे हैं कौन, रचित बैठे हैं और राम गुप्ता बैठे हैं, दूसरी सीट पे बैठे हैं अयान खान और फैजान खान। इन अयान फैजान भाई भाई, इनकी आपस में हो गई लड़ाई। अयान खान ने जो है वो राम गुप्ता से कहा कि तुम यहाँ इधर आ जाओ, हम उधर चले जाते हैं। तो अयान खान यहाँ आ गए और राम गुप्ता यहाँ आ गए। ठीक, तो अब इस सीट पे कौन कौन हो गए, अब इस सीट पे हो गए रचित और अयान, इस सीट पे हो गए राम गुप्ता और फैजान। तो बदल गई ये सीटें दोनों की आपस में। अब इस सीट पर बैठने वाले दोनों लोग बदल गए, इस सीट पर बैठने वाले दोनों लोग बदल गए। तो वही काम यहाँ पर हुआ, ये सोडियम जो था वो निकल के इधर क्लोरीन के साथ आ गया और बेरियम जो था वो निकल के सल्फेट के साथ आ गया। तो इस प्रकार से दोनों ही सीटों पर चीजें बदल गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, द्विविस्थापन की अभिक्रिया हुई। ठीक है,
तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिक इस प्रकार से क्रिया करते हैं कि उनके आयनों या घटकों की परस्पर अदला बदली हो जाती है तथा दो नए यौगिक बनते हैं। यहाँ पर दो नई चीजें बन गई है, सोडियम क्लोराइड बन गया, ये बेरियम सल्फेट बन गया, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बन गया, ये सिल्वर क्लोराइड बन गया। तो इस प्रकार से नए नए पदार्थ बनते हैं। तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक क्रिया हुई। तो कैसी रासायनिक क्रिया हुई? ऐसी रासायनिक क्रियाओं को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो चौथी क्रिया तुमको हो गई द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। फिर इसके बाद पांचवी अभिक्रिया आती है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो ध्यान से देखना, उपचयन और अपचयन दो प्रकार की क्रियाएं हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन और इसको कहते हैं रिडक्शन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन को कहते हैं उपचयन और रिडक्शन को कहते हैं अपचयन। तो उपचयन क्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाएं कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें हम ऑक्सीजन को जुड़ता हुआ देखते हैं। जैसे हमने अभी एक क्रिया बहुत तुमने पढ़ी है, कार्बन और ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, किसके साथ? कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन का जुड़ना यह कहलाता है उपचयन या ऑक्सीडेशन। क्या इसको दूसरी हिंदी इसकी दूसरी एक ऑक्सीकरण भी है, इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ठीक। उपचयन कहा जाए या ऑक्सीकरण कहा जाए, एक ही बात है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक। साथ ही साथ अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर निकल रही हो, अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर निकल रही हो तो उस क्रिया को भी हम कहेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन। यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हटना, हाइड्रोजन का बाहर जाना, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण या उपचयन की क्रिया। किसी क्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका ठीक उल्टा अपचयन में होगा। ऑक्सीजन का बाहर जाना और हाइड्रोजन का जुड़ना, यह क्या कहलाएगा? यह अपचयन कहलाएगा। तो अपचयन क्रियाएं क्या होंगी? वे क्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ती है या ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं अपचयन की अभिक्रियाएं। जैसे एक पदार्थ है कार्बन की क्रिया जब हाइड्रोजन से होती है तो बन जाता है मीथेन। तो यहां पर क्या हो रहा है? कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। जिससे जुड़ती है हाइड्रोजन उसका अपचयन होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन किससे जुड़ रही है? कार्बन से जुड़ रही है। तो इसलिए यहां पर किसका अपचयन हो रहा है? कार्बन का अपचयन हो रहा है। C+O2 ये बना CO2। यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, किससे जुड़ रही है? कार्बन से जुड़ रही है। तो इसलिए कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है तो अपचयन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो उपचयन होता है और हाइड्रोजन जुड़ती है तो अपचयन होता है। इसका ठीक उल्टा, ऑक्सीजन अगर बाहर निकलती है तो अपचयन होता है और हाइड्रोजन अगर बाहर निकलती है तो उपचयन होता है। ठीक है? यस सर। हेलो? यस सर। तो उपचयन और अपचयन जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल, ये भी इनके एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। तो उपचयन एक तरफ लिखो और अपचयन एक तरफ लिखो समझने के लिए। उपचयन क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना,
O2 का जुड़ना, और अपचयन क्या होगा? H2 का जुड़ना। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है किसी पदार्थ में तो उसको हम कहेंगे उपचयन, और अगर हाइड्रोजन जुड़ती है किसी साथ में तो उसको कहेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। या फिर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, और यहां पर ऑक्सीजन का हटना, जुड़ना, हटना। तो ऑक्सीजन का हटना कहलाएगा अपचयन और हाइड्रोजन का हटना कहलाएगा उपचयन। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर, यस सर। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो उपचयन, हाइड्रोजन जुड़ती है तो अपचयन, हाइड्रोजन हटती है तो उपचयन और ऑक्सीजन हटती है तो अपचयन। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं कहलाती हैं उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाएं, या अंग्रेजी में इनको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन। और उपचयन को दूसरी हिंदी एक उसकी ऑक्सीकरण भी होती है, उसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से तुमने कौन कौन सी क्रियाएं पढ़ ली? बताओ एक बार, कितनी क्रियाएं पढ़ ली? संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, यस सर। संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, यस सर। फिर वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली, फिर उसके बाद विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ ली, फिर द्विविस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ ली, और उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं भी पढ़ ली। अब इसके साथ एक और क्रियाएं होती हैं, बड़ा विशेष प्रकार की क्रियाएं को कहते हैं, वो कहलाती हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो देखो, अपने तुमको बताया कि उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो दोनों साथ। कई जगहों पर ऐसा होता है कि जब उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो साथ साथ होती हैं। किसी एक पदार्थ का उपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला करके बना दिया गया है रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन यानी अपचयन, अभी 100% आएगा। अपचयन और उपचयन, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो यहां से रेड ले लिया, यहां से ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया, तो ये बन गया नाम एक नया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं, तो इसलिए इनको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक। अब इन मुख्य रूप से इन क्रियाओं के अलावा भी कुछ क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर भी कुछ और क्रियाएं अलग प्रकार की होती हैं। ये हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्रियाएं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्रियाएं। तो ऊष्माशोषी क्रियाएं का मतलब है ऐसी क्रियाएं जो ऊष्मा का शोषण करती हैं, यानी जिनको करने के लिए हमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है, यानी पदार्थों को गर्म करना पड़ता है। यानी वे पदार्थ को हम ऊष्मा देनी पड़ती है तब वो जाकर के क्रिया होती है। अगर ऊष्मा हम नहीं देंगे तो क्रिया नहीं होगी। तो ऐसी क्रियाएं जिनको कराने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, या यूं कहें कि पदार्थ को गर्म करना पड़ता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ठीक इसके उल्टी होती हैं। जैसे जब हम किसी पदार्थ को कोई क्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे हमने अभी तुमको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तब वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि गर्म कर रहे हैं, तब वो क्रिया हो रही है। CaCO3 को जब हमने गर्म किया तो क्या हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में टूट गया। तो यहां पर ये जो क्रिया हो रही है ये कब होगी, जब हम इसको गर्म करेंगे। जब तक गर्म नहीं करेंगे अपने आप इसमें कोई क्रिया नहीं होगी। तो इसलिए ये क्रिया कैसी हुई, ऊष्मा शोषी क्रिया हुई, क्योंकि ऊष्मा का शोषण कर रही, बाहर से ऊष्मा ग्रहण करेगी तभी ये क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी।
तो ये कहलाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जैसे हम जब नाइट्रोजन की क्रिया जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया बनती है, और इस क्रिया में लगभग 22,400 कैलोरी ऊष्मा पैदा होती है। 22,400 कैलोरी ऊष्मा पैदा होती है, यानी इस क्रिया में हमको ऊष्मा देनी नहीं पड़ती है, इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये क्रिया कहलाएगी ऊष्मा क्षेपी क्रियाएं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अन्य पदार्थों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं का एक उदाहरण और तुम्हारे पास है कि जैसे हम चूना जब लाते हैं बाजार से खरीद करके पुताई के लिए, तो उसको पानी में भिगोते हैं। जब पानी में भिगोते हैं तो क्या होता है, पानी खूब गर्म हो जाता है, खौलने लगता है एकदम। तो हमने तो उसको पानी में भिगोया, हमने तो गर्म किया नहीं, लेकिन फिर भी पानी इतना ज्यादा खौल जाता है, बिल्कुल उसका तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तो ये कहां से हुआ, तो ये ऊष्मा कहां से आई, उसको गर्मी कहां से मिली? जब पानी की क्रिया चूने से होती है तो उस क्रिया में इतनी ऊष्मा पैदा होती है कि पानी जो होता है वो पूरा विलयन जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि चूने को भिगोने के लिए या तो हम प्लास्टिक के बर्तन में भिगोएं या मिट्टी के बर्तन में, घड़े वगैरह में उसको भिगोया जाता है। बाल्टी बहुत गर्म हो जाएगी, अगर धोखे से कहीं छू ली तो हाथ जल जाएगा। इसके अलावा तुमने देखा होगा कि अगर तुम एक मुट्ठी में थोड़ा सा कोई डिटर्जेंट पाउडर ले लो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मुट्ठी कस के बंद कर लो, तो क्या होगा, देखो तुम्हारा हाथ गर्म होने आएगा, जलने लगेगा एकदम से। ज्यादा देर तक रख लोगे तो हो सकता है हाथ जलन होने लगे हाथ में। तो इसका मतलब जब डिटर्जेंट पाउडर जो है वो जब पानी से क्रिया करता है तो वो ऊष्मा पैदा करता है, यानी गर्मी पैदा होती है उसमें। तो वो भी क्रिया कैसी हुई, एक तरह से ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुई, क्योंकि उसमें भी ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो जिन क्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है या पैदा होती है उन क्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, और जिन क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है उन क्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। अब दो चीजें और बची हैं छोटी छोटी सी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। संक्षारण ठीक, तुमने देखा है कि जब बरसात का सीजन होता है या कहीं पर पानी पड़ा होता है तो वहां पर अगर कोई लोहे की वस्तु रखी हो तो क्या होता है, वहां पर उसमें जंग लग जाती है। देखा है, लोहे की वस्तु होती तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाती है। कॉपर की जो तांबे की वस्तु होती है तो उस पर भी जंग लग जाती है, तो उस पर हरे रंग की जंग लगती है। लोहे पर जो जंग लगती है वो भूरे रंग की होती है, लोहे पर जो जंग लग जाती है वो भूरे रंग की दिखती है, और जो तांबे पर जो जंग लगती है वो हरे रंग की दिखती है। तो इस प्रकार से जो धातुएं होती है, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो वातावरण की नमी से क्रिया करके, या उनको अगर कहीं पानी मिल गया तो पानी से क्रिया करके उनके ऊपर एक परत सी चढ़ जाती है, इस परत को हम जंग कहते हैं। तो इसी परत बनने की क्रिया को हम कहते हैं संक्षारण, यानी जंग लगने की जो क्रिया होती है उसको हम संक्षारण कहते हैं। वह भी क्रिया जिसमें कोई धातु वायु की ऑक्सीजन या नमी या अन्य रसायनों से धीमी धीमी क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो ऐसी क्रिया को हम संक्षारण की क्रिया कहते हैं। अगर ज्यादा जंग लगती जाती है, हमने उसको ठीक ना करें तो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो लोहा जो वहां पर वो गलने लगता है, गलता जाता है और धीरे करके वो धातु कमजोर हो जाती है। ठीक है जी सर। तो इस क्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। जंग लगने की क्रिया को ही हम कहते हैं संक्षारण की क्रिया या कोरोजन की क्रिया। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हो बताओ? जैसे मान तुमने खिड़की लगाई लोहे की, एक लोहे का गेट लगाया, तो उस पर हम क्या करते हैं जंग लगने से बचाने के लिए? पेंट करते हैं, पेंट करते हैं ना। या फिर तुम कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाजार से खरीद के लाते हो, जैसे कैंची खरीद के लाए या कोई प्लास खरीद के लाए, तो उसमें तुम देखते हो कि उसके ऊपर तेल लगा होता है। जब तुम नया नया खरीद के लाते हो तो देखोगे उसके ऊपर तेल लगा होता है, या पैकेट जिसमें रखा होता है उसमें तेल उसमें उसके प्लास पे या कैंची पे तेल चुपड़ के उसको तब पैकेट के अंदर बंद किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तेल क्यों लगाया जाता है उसके ऊपर, या ग्रीस क्यों लगाई जाती है? जिससे कि उस पर जंग ना लगने पाए, जिससे कि बचा रहे और उस पर जंग ना लगने पाए। क्योंकि जब ग्रीस या तेल लगा दिया जाएगा तो जो धातु की सतह होगी उसका संपर्क हवा से या पानी से नहीं हो पाएगा। उसके ऊपर पानी टिकेगा? किसी चीज पर तेल लगा हो तो उसको पानी डालो तो पानी टिकेगा उसके ऊपर? नहीं टिकेगा। तो इस प्रकार से वो जंग लगने से चीजें
बच जाती हैं। या एक काम और किया जाता है कभी कभी कि जो 2 या 3 धातुओं को मिला करके बनाया जाता है तो उस पर जंग नहीं लगती है। एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का हम लेप लगा देते हैं, जिसको कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। तो ये क्रिया के द्वारा भी हम जंग लगने की क्रिया को रोक सकते हैं। फिर दूसरी एक क्रिया आती है विकृत गंधिता। तो हमने देखा है कि जब कोई तेल वाला खाना या वसायुक्त तो कोई भी घी वाला पदार्थ या कोई पदार्थ ज्यादा दिनों तक रखा रह जाए बाहर, तो क्या होता है उसमें से बदबू आने लगती है, उसमें से एक अजीब सी गंध आने लगती है और फिर वो खाने लायक नहीं रहता है। होता है ना ऐसा, उसका स्वाद खराब हो जाता है। अगर तुम ऐसी चीज कोई खा लो तो स्वाद क्या होता है उसका खराब हो जाता है। जैसे तुम चिप्स खरीद के ला बजा उसका पैकेट खोल के यूं ही रख दिया उसमें चिप्स, तो क्या होगा उसमें हवा लगती रही, उसमें धीरे करके क्या होगा उसके अंदर सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाते हैं जो उस पदार्थ को खराब कर देते हैं, जिससे कि फिर उसमें क्या होता है बदबू आने लगती है और फिर वो पदार्थ हमारे खाने लायक नहीं रह जाता है, उसमें अजीब सी गंध आने लगती है। इसीलिए इस क्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म जीव लग जाते हैं वो उसको खराब कर देते हैं, जिससे कि उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो इस प्रकार से वो हमारा पदार्थ हमारे खाने योग्य नहीं रह जाता है। तो इस काम को हम कैसे रोक सकते हैं? विकृत गंधिता यानी हमारा कोई पदार्थ खराब ना होने पाए, उससे बदबू ना आने पाए, तो उसको हम कैसे रोकते हैं? तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? या तो हम पदार्थों को एयरटाइट बर्तन में रखें जहां अंदर उसके अंदर हवा ना घुस पावे, ठीक। या फिर उसको हम पदार्थ खाने की चीजों को जो बच गई हो उनको क्या करें, फ्रिज में रखते हैं जिससे कि वो खराब नहीं होती है। अगर फ्रिज में ना रखें बाहर ही रखा रहेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएंगी, फिर खाने लायक नहीं रह जाएंगी। फ्रिज में रखते हैं। या जो बाजार में जो बने बनाए आते हैं चीजें जैसे चिप्स वगैरह है, तुम्हारे कुरकुरे हैं, ये सब जो आते हैं सब पैकेटों में बंद करके रखे जाते हैं। तो उन पैकेटों में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। जो गैस फूले फूले होते हैं पैकेट, वो यस सर, वो फूले फूले होते हैं पैकेट अंकल चिप्स वगैरह के या कुरकुरे के, फूले फूले होने क्यों फूले फूले होते हैं? उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। फूले होने से 2 फायदे हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो भरी गई उसकी वजह से वो पदार्थ खराब नहीं होगा, क्योंकि हवा में सूक्ष्म जीव होते हैं, नाइट्रोजन होगी तो वो सूक्ष्म जीवों को पनपने नहीं देगी, तो वो खराब नहीं होगा। दूसरी बात, जब वो फूला रहेगा पैकेट तो तुम्हारे चिप्स जो होंगे वो टूटने नहीं पाएंगे, समूचे बने रहेंगे, तो टूटने से भी बच जाते हैं। और साथ ही साथ जिसमें जब वो उसकी हवा को निकाल करके उस पैकेटों में क्या भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे कि वो पदार्थ खराब नहीं हो पाता है। कुछ खाने के पदार्थों में हम एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, जैसे ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टॉलुइन या ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ये सब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, BHA या BHT, ये मिला दिए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो सूक्ष्म जीवों को पनपने से रोक देते हैं। दूसरा एक काम हम अक्सर ये करते हैं कि कुछ पदार्थों का अचार बना के रख लेते हैं, उनको तेल में या नमक में डुबो करके रखा जाता है, तो जिससे कि वो खराब नहीं होने पाते हैं। तो ये विकृत गंधिता को इस प्रकार से इन क्रियाकलापों के द्वारा हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं और अपने खाने पीने के पदार्थों को खराब होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक जी सर।